अमेरिका की चाहत क्या तेल की है या फिर वो इजराइल के लिए ये पंगा लेने की कोशिश कर रहा है ईरान से? अमेरिका के ऊपर पलटवार करेगा तो ईरान निश्चित पलटवार करेगा। ग्रेजुएटेड लड़ाई नहीं होगी, ये ऑल आउट लड़ाई होगी। The US naval base in Bahrain that was hit, I think, by an Iranian missile. एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल के यरूशलेम में भी अटैक किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट है, उसको बंद कर सकता है। एक्सरसाइज तो चालू कर ही दी है उसने। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर वहां पे कर सकता है, जिससे कि दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी, रिसेशन चालू हो जाएगी। Attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. पाकिस्तान के जो फौज के कुत्ते हैं ना चैन से जिएंगे ना हमको जीने देंगे। आपको पाकिस्तान के अब 4 या 5 टुकड़े करने की जरूरत है। अमेरिका की कांग्रेस भी कह रही कि साहब आपने कौन सी परमिशन दी है हमसे, और लंबी वॉर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये हफ्तों की वॉर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसे में एक आवाज ऐसी है जो हिंदुस्तान के किसी स्टूडियो में बोलती है तो उसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देती है। जब वो ललकारते हैं तो 7 समंदर पार दुश्मन देश भी हिल जाते हैं। जिन्होंने युद्ध के मैदान पे भरी फ्रंट फुट से लड़ाई की, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आए, और आज वो भारत के हर न्यूज रूम के स्टूडियो से राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान की बात डंके की चोट पर करते हैं। आप सही सुन रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस वक्त हर किसी की निगाहें अमेरिका के अगले कदम पर आकर टिक गई हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रही है, इसमें भारत किस तरीके से क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले हैं, वहां नेतन्याहू से मुलाकात होगी, तो फिर क्या हो सकता है उस दौरान? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भी थोड़ा सुनकर हैरान हो गए हैं, क्योंकि आज CNN जो अमेरिकन चैनल है उस पर अटकल लगाई जा रही थी कि सैटरडे संडे को अमेरिका का अटैक हो सकता है। और क्योंकि अमेरिका को बड़ा शौक है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, सैटरडे संडे वो सोचते हैं कि मेरी छुट्टी है, पूरी दुनिया की छुट्टी होगी। वो भूलते हैं कि इस्लामिक देशों में फ्राइडे को होती है। लेकिन अगर वो सैटरडे संडे को हमला करना चाह रहे हैं तो फिर तो वहाँ पे जाना मोदी जी का थोड़ा खतरा तो है, क्योंकि अगर भीषण लड़ाई होगी तो आना जाना निकालना, वहाँ तो नो फ्लाई जोन्स लग जाते हैं। तो कुछ खास ही चीज़ होगी जो कि वो जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की ड्रिल्स करेंगे। एक उनका है रेजिमेंट 84,000, एक वो उनका एक सिस्टम है जिससे कि फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठे आप चेहरे पहचान सकते हैं हमास, हिजबुल्लाह वाले, और दूर से मार सकते हैं वगैरह वगैरह। और पेगासस के भी कुछ है सिस्टम। ये बातें की जा रही हैं, क्या है एक्चुअली नोबडी नोज, बट जो टाइमिंग्स है वो बड़ा हैरान कर रही है। सर, अगर इसी तरीके से अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या पूरी दुनिया में एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध का संकट गहरा जाएगा? क्या कहते हैं, विदाउट डाउट ये तो बहुत भारी खतरा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। देखिए साहब, वहाँ अमेरिका ने तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा हुआ है एब्राहम लिंकन, जो कि बड़ी शान से गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ऊपर नीचे झंडा दिखा रहा था, दादागिरी दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि हॉर्मुज से निकालकर हॉर्मुज के बाहर ले आए? ठंडे पसीने आ रहे हैं कि कहीं ईरान उनके ऊपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला ना करे। पिछले वो जब जहाज निकल गया, वो ओमान के शोर से
300 किलोमीटर इस तरफ आके कोई 1200 किलोमीटर दूर वो आ गया है। क्योंकि इतनी हालत, मतलब उनको भी अब भय लग रहा है कि अगर ईरान ने पलटवार किया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया तो 5000 नाविक होते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर से, ठीक है, उनमें से आधे भी गए तो डोनाल्ड साहब पॉलिटिकली खलास। मिड टर्म इलेक्शन ईयर है, बॉडी बैग्स अमेरिका एक नहीं सह सकता साहब, 10-12 काफ़ी हैं वहाँ किसी भी सरकार को हिला देने के लिए। तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि क्या सोच के इन्होंने इस वक्त कौन सी भंग खाई है कि ये जंग पे इतने आमादा हो गए, क्योंकि इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। दिस इज नॉट वेनेजुला। वेनेजुला मशहूर है ब्यूटी क्वींस पैदा करने के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। तो वहाँ तो आप दादागिरी करके आ गए। और दूसरी बात ये थी कि कौन पंगा लेना चाहता है अपने देश से 10,000 किलोमीटर दूर। मिलिट्री, इट मेक्स नो सेंस फॉर रशिया और चाइना टू फाइट विद अमेरिका इन अमेरिकाज बैकयार्ड। लेकिन ईरान अमेरिका का बैकयार्ड नहीं है। अगर उनको ये गलत फहमी कि हमारे बाप का बैकयार्ड है तो वहाँ पे चाइनीज़ डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहाँ पे रशियन डिस्ट्रॉयर्स हैं, एक्सरसाइजेज चल रही हैं। और पिछले दिनों में 25 अपने जो अबू मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स एनहेंस्ड रेंज वाली, उसकी 1000 किलोमीटर रेंज थी, कहा जा रहा है कि रेंज बढ़ाकर 1500 से 2000 किलोमीटर कर दी है क्रूज मिसाइल, खासतर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मार गिराने के लिए, उनको समुद्र के बॉटम तक पहुंचाने के लिए। तो मतलब रिस्क तो बहुत हाई है। अमेरिका के ऊपर पलटवार करेगा, अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान निश्चित पलटवार करेगा। ग्रेजुएटेड लड़ाई नहीं होगी, ये ऑल आउट लड़ाई होगी। और उसके चलते अमेरिकन बेसिस पे अटैक हो सकता है, जो भी मिडिल ईस्ट में है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स पे अटैक हो सकता है। और उसके अलावा वो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको बंद कर सकता है। एक्सरसाइज तो चालू कर ही दी है उसने, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर वहाँ पे कर सकता है, जिससे कि दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी, रिसेशन चालू हो जाएगी। ठीक है साहब। तो मतलब थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन सोचना तो आजकल अमेरिका में वो इलीगल हो गया। वो पहले कर दो, उसके बाद बैठ के सोचो कि आगे क्या करना है। तो ये जो हूड़मती है ये नुकसान करा सकती है अमेरिका का। मैं तो एक खासतर क्योंकि इजराइल इन्वॉल्व है और इजराइल अमेरिका के साथ है, लेकिन वो भारत का भी दोस्त है, बहुत गहन हमारी मित्रता है। तो इसके चलते तो हम परामर्श नहीं देंगे कि अभी पंगा लिया जाए, लेकिन इजराइल का कहना है कि साहब अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी 3000 मिसाइल है, अगर कुछ नहीं किया तो वो 8-9 हज़ार मिसाइल बन जाएंगे, फिर तो उसको ईरान को रोकना असंभव हो जाएगा। तो मैक्सिमल सिक्योरिटी की क्वेस्ट कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, ये हमने इतिहास में देखा। तो सर ये अमेरिका की चाहत क्या तेल की है, या फिर वो इजराइल के लिए ये पंगा लेने की कोशिश कर रहा है ईरान से? ज़्यादातर तो इजराइल की जूइश लॉबी के उकसावे में वो ये पंगा ले रहा है। और दूसरा उसका फैक्ट ये है कि वेनेजुला से चीन तेल ले रहा था, वहाँ उसने चोक कर दिया है। ईरान से कोई अपना 30% तेल ले रहा है चीन, उसको वो रोकना चाहते हैं, वहाँ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चीन ने तो $1 मिलियन तेल का जो भी हमने कम किया वो उसने बढ़ा दिया है रूस से। ठीक है, तो अब चीन को क्या फ़र्क डालेंगे आप, वो तो कहने सुनने की बात है। लेकिन हूड़मती में पंगा बहुत भारी हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। वो सोच रहे हैं कि रूस फंसा पड़ा है कहाँ पे, यूक्रेन में। तो वो रूस इतनी जमकर अभी लड़ाई के मैदान में नहीं उतरेगा। ठीक है, लेकिन वो लोग बहुत सारा सैटेलाइट इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं, मिनट बाय मिनट एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है वो इनको दे रहे हैं, खबरें दे रहे हैं। ये पंगा मेरा ख्याल तो अगर अमेरिका के हित में है कि वो सोच समझ के करे। अमेरिका की कांग्रेस भी कह रही कि साहब आपने कौन सी परमिशन ली है हमसे, और लंबी वॉर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये हफ्तों की वॉर की बात कर रहे हैं,
कि अब हफ्तों हफ्तों मारे जाएंगे, दुनिया तमाशबीन की तरह देखी जाएगी, ना चीन कुछ करेगा ना रूस कुछ करेगा, हम तफसील में ईरान की पिटाई करेंगे। मैं फिर कहता हूँ ईरान वेनेजुएला नहीं है। हाँ। धोखे में मत रहे, लेने के देने पड़ जा सकते हैं आपको। लेकिन सर जब जब युद्ध की बात आती है तो भारत का भी जिक्र होता है। क्या, मैं ये डायरेक्ट सवाल पूछना चाहूंगा, क्या मोदी पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस विश्व युद्ध को टाल सकते हैं? क्योंकि चाहे रूस यूक्रेन में, फिर वहां पर मोदी जी को बुलाया जाता है कि भैया आप आइए बातचीत कीजिए, चाहे इसमें इजराइल से जाकर मुलाकात करना हो या फिर बाकी देशों से संपर्क है। भारत और मोदी ही क्या ऐसे इस वक्त पूरी दुनिया में विश्व युद्ध को रोकने के लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं? देखिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ग्रास रूट रियलिटी पे जाएं, डोनाल्ड ट्रंप जोर लगा के हार चुके हैं, वो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक सके। हाँ। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लड़ने को आमादा है, तो वो मोदी जी की क्या सुने? मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हम इसमें ऐसी जगह क्यों अपनी टांग अड़ाएं जहां पे कोई सक्सेस का चांस नहीं। अगर होना होता तो क्या अमेरिका ने नहीं रोक दिया होता? डोनाल्ड ट्रंप तो पीस प्राइज के मारे पगला गए। वो तो कि सब जगह दुनिया भर में मैंने 18 युद्ध रोके, पता नहीं कहाँ कहाँ के युद्ध शामिल, भारत पाकिस्तान का वो जोड़ के बैठे हैं कि मेरे को तो नोबेल प्राइज नहीं दिया। जाके वो जो क्या नाम था उस वेनेजुएलन औरत का, जिसने जाके अपने गले से उतार के उनको दे दिया, बच्चे जैसे उन्होंने ले भी लिया। हाँ। ये तो मेरा था, मेरे को मिल गया, तो तो अच्छा हो कि अगर, मतलब अच्छी बात है भारत के लिए कि अगर हम विश्व गुरु के रूप में देखे जाएं। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें, लोगों के बहुत सारे कोर इंटरेस्ट इन्वॉल्व। रूस को खतरा है नेटो का, अमेरिका का, तो वो खतरे के लिए लड़ रहा है। अब वो हमारे कहने पे बिल्कुल हथियार डालने को तो तैयार नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जब दोनों साइड बिल्कुल थक जाएं तो हम 5, 6, 7 महीने के बाद ट्राई करें तो शायद हो सकता है। अभी तो मुझे, अगर डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए तो चांसेस कम है, और बेवजह ऐसी जगह में टांग अड़ानी भी नहीं चाहिए जहाँ पे चांसेस कम हो कि दोनों साइड आपकी सुन ले। हाँ। एक साइड सुन ले, दूसरी नहीं सुनेगी। सर, अब मिडिल ईस्ट से भारत की तरफ लौटते हैं। हाँ जी। भारत के सामने सिचुएशन ये है कि आप जैसे भारत के वीर सैनिकों ने जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से निकालकर आजाद कराया, हाँ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आप लोगों ने सरेंडर करवाया, भारतीय सेना ने। हाँ। वही बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारे पर जब हिंदुओं के हत्या करता है, तो फिर एक सैनिक होने के नाते कितने बड़ा एक घात लगता है, कितना बड़ा दर्द होता है, एक पीड़ा होती है पूरे देश के लिए कि हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। एक आज़ाद आवाज़, एक आवाज़, उन्हें चैन की सांस लेने के लिए हमने अलग मुल्क बनवाया था। देखिए साहब, मैं 71 के युद्ध में हिस्सा ले चुका हूँ। आई फॉट दैट वॉर। 3,864 हमारे अफसर, जेसीओ जवान, उन्होंने अपनी शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी बांग्लादेश के जैसे बेगैरत लोग जो वहाँ जो मुल्क है उसको आज़ाद कराने के लिए, थैंकलेस। हाँ। और वहाँ पे ही जो ये जमायत इस्लामी और ये जो रज़ाकार जो कि पिंप का काम कर रहे थे, औरतें सप्लाई करने का काम कर रहे थे पाकिस्तान की फ़ौज को, ऐसे नीच कमीने वो वहाँ पे उभर कर आने की कोशिश कर रहे थे ये मोहम्मद यूनुस के राज में। और ये मुंह मसूर की दाल 2 टके का है, मैं फौजी भाषा तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, 2 टके का तमाशबीन ये हमें धमकी दे रहा था कि मैं बंगाल छीन लूँगा, उड़ीसा छीन लूँगा, और क्या कहते हैं बिहार छीन लूँगा, 7 सिस्टर छीन लूँगा, तेरे बाप का राज है, चंगेज खान की औलाद तू है, चंगेज खान की औलाद तू है। और अब इनके वहाँ से भागने का टाइम आ गया है। वहाँ पे इलेक्शन में जमायत इस्लामी अच्छी तरह से मार खाई है। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव कर ली है टैली अपनी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी तो बीएनपी ने ली है। और बीएनपी के पहले भी राज कर चुकी है बांग्लादेश में। हमें उम्मीद है कि वो लोग जो है अब अपना नफ़ा नुकसान अच्छी तरह समझते हैं
3 तरफ से भारत से घिरे हैं। इकोनॉमी सारा कॉटन, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो भारत से आती है, जूट वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो भारत से जूट आता है। ठीक है, तो उनकी रोटी कहाँ चुपड़ी है उनको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, और अगर वो पागलपने में वो ज़्यादा पाकिस्तान के सगे होने की कोशिश करी, अमेरिका के तलवे चाटने की कोशिश करी, तो धूल भी चाटनी पड़ी जाएगी, ये उनको अच्छी तरह मालूम है। ठीक है ना, पाकिस्तान जब था वहाँ पे तो हमको 13 दिन लगे, हाँ, यहाँ 13 घंटे नहीं लगेंगे साहब, अगर ज़रूरत से ज़्यादा पंगा लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, देखा जाए तो ये भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक किस्म से नहीं थी। हाँ, क्योंकि एक पार्टी को ही हिस्सा ही नहीं लेने दिया था, और आपका टर्नआउट कोई 50% के नीचे, 50% के नीचे टर्नआउट, 48% बता रहे थे इनका टर्नआउट था टोटल, जबकि 80% होता है जब फ्री फेयर इलेक्शन होती है, इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं। तो जो भी सपोर्टर्स हैं आवामी लीग के वो तो आए ही नहीं, तो कहाँ तक ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कही जा सकती है। खैर, they have won and we are happy that a normal party has won and not the ये जो तमाशबीन और जिहादी कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, और जो बड़ी धमकियाँ दे रहे हैं भारतवर्ष को। मैं सिर्फ फिर कहना चाहता हूँ, 13 दिन लगे थे जब पाकिस्तान का हमने 2 टुकड़े किए। अगर आपने बेवजह उंगल दी तो आपको हमको 13 घंटे नहीं लगेंगे तुम्हारी केंटवा दबा देने के लिए। ठीक है, और जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है जिनको आप प्रताड़ित किए जा रहे हो, वी होप विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पावर दिस नॉनसेंस विल स्टॉप। अदरवाइज यूनाइटेड नेशंस भी कहता है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द हिंदूज, द बुद्धिस्ट एंड द क्रिश्चियन। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नई सरकार आई है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, और वो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर वापस लाएगी, कंट्रोल करेगी, नियंत्रण में लाएगी, ताकि कम से कम बिजनेस हो सके, इकोनॉमी चल सके। हूड़मती, मार काट, खून खच्चर, इसके सिवा हम और कुछ जानते ही नहीं, ना कुछ करना चाहते हैं। अच्छी इकोनॉमी तुम्हारी चल रही थी, भट्टा बिठा दिया, और बड़ा प्रेसिडेंट बनना चाहता था ये अमेरिकी बिका हुआ कुत्ता, ये क्या नाम है इसका, यूनुस, मोहम्मद यूनुस, और अब भागने की सोच रहा है, क्योंकि उसने भी बोल दिया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्टूपिड रेफरेंडम। अगर कोई चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, 2/3 मेजॉरिटी है तो ये पार्टी करेगी चेंज, डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में। ये कोई बाप का राज है? अमेरिका से पैराशूट हुए, हिलरी क्लिंटन को $6 लाख खिलाए इस कमीने आदमी ने। ठीक है, और अब ये ख्वाब देख रहा है कि मैं तो अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना था, अब अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाऊं। ये जितना जल्दी यहाँ से भाग ले, इसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। सर, लेकिन ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जब मैंने वहां के इलेक्शन को स्टडी किया तो ये पता चला कि बीएनपी सत्ता में है, लेकिन भारत से जुड़े हुए कुछ इलाकों में अभी भी जमात का कब्जा है। बंगाल से जुड़े वाले इलाकों में, इन सब में वो जीती है। तो क्या ये कोई टेंस लाइक सिचुएशन हो सकती है, या फिर अब ये समझें कि जमात का वो दौर द एंड हो गया है? जमात का दौर बांग्लादेश में तो एंड हो गया है, लेकिन वो जहाँ जहाँ इलेक्शन जीती है वो हरे हरे जो पैच हमने देखे हैं बिल्कुल भारत की सीमा से सटे हुए, तो उससे प्रॉब्लम जरूर पैदा कर सकते हैं। करेंगे तो बांग्लादेश की मुसीबत करेंगे। क्या ये पाकिस्तानियों को नया यहाँ पर मिलिट्री उसका आतंकियों का लॉन्च पैड बनाना, या आतंकियों के लॉन्च पैड बनाने की पूर्ण रूप से ये कोशिश करेंगे और मुसीबत मोल लेंगे। पाकिस्तान का जब जिक्र होता है तो इस वक्त वहां पर चाहे बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, ऑलरेडी वो ऐसी सिचुएशन में कि अंदर ही अंदर विद्रोह हो रहा है, वो खंड खंड बटने के लिए तैयारी में है। जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, उस समय भारत के लिए एक माकूल सिचुएशन थी कि हम पीओके पर कब्जा कर सकते थे, या आज की सिचुएशन बेहतर नजर आती है? आज की चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात गई बात गई, ये हो सकता था, वो हो सकता था, नहीं हुआ ना, तो अब कर दो। दम है करो, दम बढ़ा रही है सरकार। 114 रफाल आ रहे हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। शायद Su-57 फाइटर भी आना चाहिए, S-400 कायदे से और आने चाहिए। ठीक है ना, तो अब दम बढ़ा रही है सरकार।
अब हमको तब तक चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। ये पाकिस्तान के जो फौज के कुत्ते हैं ना चैन से जिएंगे ना हमको जीने देंगे। हाँ। आपको पाकिस्तान के अब 4 या 5 टुकड़े करने की जरूरत है। पाकिस्तान के 4 या 5 टुकड़े, सिंध, बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, साइरिकिया, तब जाके चैन आएगा। है दम, कर दो, दिखा दो, दिखाओ, क्योंकि इसके बगैर आपको शांति नहीं मिलेगी। कितनी भी कोशिश कर लो, कुत्ते की दुम है, 10 साल स्टील की ट्यूब में डालो, निकालो तो टेढ़ी मिलेगी। हाँ। ये टेढ़े लोग हैं, इनको टेढ़ी, इनके साथ टेढ़ी चाल करनी पड़ेगी। और सर, जो भारत से अंदर आवाजें उठती हैं, चाहे कई बार देखो कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव के आउट होने पर एक मुस्लिम व्यक्ति है वो निराश नजर आ रहा है, पाकिस्तान की खुशी में वो जश्न मना रहा है जीत में। इस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आती है। मतलब जो आप थर्ड एंड हाफ फ्रंट की बात करते हैं, वो जो हाफ वाला हिस्सा है उसे आप कैसे देखते हैं? वो हाफ वाला हिस्सा जब से हमारे देश, मतलब 10,000 साल पहले से जब हुआ, तो हमारे अंदर एक जयचंद जीन है, एक मीर जाफर जीन है, हरामजादगी, क्या कहते हैं, दोगलेपन की, दुश्मनों का साथ देने वाली। रामायण में क्या लिखा है? घर का भेदी लंका ढाए। तो ऐसे लोग हैं, इसमें क्या शक है, लेकिन उनको अब जरा केंटुआ दबाने की जरूरत है। सर, मैं आखिरी सवाल MM नरवड़े की बुक को लेकर समझना चाहूंगा। वो उस बुक की कंट्रोवर्सी को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा ख्याल इट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय के प्याले में तूफान मचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने वो बुक के जो भी वर्शन घूम रहे हैं नेट के ऊपर वो देखे हैं। जो कैरावैन का आर्टिकल है बड़े ध्यान से पढ़ा है। मुझे तो कोई ऐसी हैरत करने वाली चीज़ उस किताब में है नहीं। उसकी बैन करने की भी मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसा प्रोवोकेटिव नहीं है जिससे कि सरकार ढह जाए, ये हो जाए, बकवास है। अरे भाई, एक प्राइम मिनिस्टर से अगर चीफ पूछे कि साहब मुझे क्या करना है, वो बोले जो उचित समझो वो करो। दैट इज द बेस्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर कैन गिव। इससे ज्यादा अच्छी रिप्लाई किस चीफ को चाहिए? क्या आप समझते हैं कि मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे आदेश देंगे, अच्छा 2 क्लिक बाएं और 5 क्लिक ऊपर, अब जो है एक शॉट फायर करो, अब दूसरा राउंड फायर? ये उनका काम? ये चीफ और उसके जो चीफ का भी काम नहीं। बहुत चेन ऑफ कमांड लंबी है। उनका जो ग्राउंड पे प्लेटून कमांडर, सेक्शन कमांडर का काम है, प्रधानमंत्री का काम है गो अहेड, तुम प्रोफेशनल हो, मैंने तुमको चीफ चुन के बनाया है, मैं तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूं, फ्रीडम ऑफ एक्शन, जो उचित समझो करो, आई हैव योर बैक, कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। दैट इज द आंसर। और क्या चाहिए आपको? नहीं 2 क्लिक दाएं फायर करो, अब 1 क्लिक ऊपर उठा दो। अरे डोंट टॉक नॉनसेंस। ये बेवजह उफान दिया हुआ स्टॉर्म है। कोई ढंग की चीज, उस किताब में और भी चीजें हैं जो डिस्कस हो सकती थी, जो कि फिर भी ठोस है। लेकिन वो करी नहीं, और यहाँ पे आप नाच गाना कर रहे हैं कि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये वो ये। इफ अ प्राइम मिनिस्टर डज मोर देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। अगर वो बोले नहीं जी मोर्चे पे मैं यहाँ से आदेश दूंगा, मोर्चे पे लड़ाई कैसी होगी, ये थोड़ा फायर बाएं करो, ये दाहिने करो, वो थोड़ा ऊंचा करो। अरे उनका काम है क्या? नॉट हिज वर्क। उनका काम है, तुमको चीफ सिलेक्ट किया है, प्रोफेशनल हो, जो सही समझते हो वो कर दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जय भारत, जय हिंद। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है GD बख्शी सर के साथ ये बातचीत आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।